हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस के लिए महामैराथन क्लास। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आज के, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आज की क्लास को आप पूरी अटेंड जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ टेस्ट का प्रयोग होता है, तो आपको ये बताना है कि एफ टेस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, जब दो से अधिक समूह हो, आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो, या परीक्षण की रूपरेखा की जांच की जाए, या जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जरूरी हो। तो बात किसकी की जा रही है? बात हो रही है आपके एफ टेस्ट का। तो एफ टेस्ट का प्रयोग तब होता है जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जरूरी हो जाता है, तब हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। किसका? तब हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है अभिवृद्धि की माप करने के लिए किस स्केल का सबमिटेड रेटिंग स्केल के रूप में किया जाता है। यानी कि आपको ये बताना है, जो अभिवृद्धि होती है ना, इसकी मेजरमेंट करने के लिए किस स्केल को सबमिटेड रेटिंग स्केल के रूप में किया जाता है। आपको ये बताना एक तरीके से, जो सबमिटेड रेटिंग स्केल है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, ये इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। ऑप्शन में लिंकर्ट स्केल है, बोगार्ट स्केल है, थर्स्टन स्केल है, और गुटमैन स्केल है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लिंकर्ट स्केल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। क्वेश्चन में 60 में से 30 मदों का परिणाम डैश सांख्यिकी है। तो आपको ये बताना है कि 60 में से 30 मद हो जाएंगे आपके आइटम का परिणाम, यानी कि रिजल्ट डैश सांख्यिकी है। सांख्यिकी आप लोग जानते हो स्टैटिक्स होता है। ऑप्शन में समय श्रृंखला, सेकंड ऑप्शन है नमूनाकरण, थर्ड ऑप्शन है निष्कर्षणात्मक, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका व्याख्यात्मक। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव लेक्चर मेथड। तो 60 में से 30 मदों का परिणाम एक क्या होता है? ये होता है एक निष्कर्षात्मक। ठीक है, परिणाम की बात की जा रही है, तो परिणाम में तो निष्कर्ष ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, प्रतिक्रिया का संख्याओं के एक समुच्चय में रू क्या है? प्रतिक्रिया के संख्याओं के एक समुच्चय में रूपांतरण कहलाता है। ये आपका रूपांतरण है। ठीक है, ये क्या है, इधर लिख देती हूं मैं, ये आपका क्या है, रूपांतरण है, रूपांतरण। तो आपको ये बताना है, प्रतिक्रिया का संख्याओं के एक समुच्चय में रूपांतरण क्या कहलाता है। ऑप्शन में आपके सूची पत्र बनाना है, कूटबद्ध बनाना है, वर्गीकरण करना है, और संख्या निर्धारण करना है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संख्या निर्धारण। तो प्रतिक्रिया का संख्याओं का एक समुच्चय में रूपांतरण संख्या निर्धारण कहलाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मां से अर्जित शिक्षा और बच्चों द्वारा विद्यालयों से अर्जित शिक्षा के बीच संबंध की सार्थकता की जांच का सबसे उचित परीक्षण क्या है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है, मां से अर्जित शिक्षा और बच्चों द्वारा विद्यालय से की गई अर्जित शिक्षा के बीच जो बीच में संबंध है, तो उसकी जांच के लिए कौन सा परीक्षण ऐसा होगा जो सही होगा। ऑप्शन में क्रस्कल वॉलिस, सेकेंड ऑप्शन है आपका एफ परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है काई वर्ग, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका टी परीक्षण। तो देखो, मां से अर्जित शिक्षा हो गया, फिर जो बच्चे विद्यालय से अर्जित शिक्षा है, यानी कि विद्यालय से जो बच्चे शिक्षा लेते हैं, उनके बीच के संबंध बताने के लिए हम एफ परीक्षण का यूज करते हैं। किस परीक्षण का यूज करते हैं? काई वर्ग का यूज करते हैं। किसका? काई वर्ग का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसका? काई वर्ग का। और जो एफ परीक्षण होता है, एफ परीक्षण आपका किसके लिए होता है? एफ परीक्षण तब होता है जब क्या हो, जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जरूरी हो जाता है। अभी हमने ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डैश यह दो चरों के बीच का संबंध मापन है। तो क्या ऐसा है जो दो चरों के बीच का संबंध का मापन करता है? क्या करता है? दो चरों के बीच संबंध का मापन करता है। ऑप्शन में आपका एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है मीडियम, थर्ड ऑप्शन है आपका सहसंबंध, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मोड।
तो जो दो चरों के बीच में संबंध का मापन करता है वो होता है आपका सहसंबंध। ठीक है, क्या हो जाता है? सहसंबंध। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दो चरों के बीच संबंध बताने वाला संबंध का मापन जो करता है वो सहसंबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई आपको ये बताना है। ऑप्शन में 1947, 1951, 1948 एंड 1952। तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ये लागू की गई थी आपकी 1951 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो डेट थी वो थी आपकी 1 अप्रैल। कब लागू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना? 1 अप्रैल 1951 को। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, ये हैरोल्ड डॉमर के मॉडल पर थी, आधारित थी। किसके? हैरोल्ड डॉमर के मॉडल पर ये आधारित थी। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, DRDA क्या है? DRDA। तो DRDA किस स्तर पर कार्य कर रहा है आपको ये बताना है। ऑप्शन में जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो जो आपका DRDA होता है, DRDA कार्य कर रहा है आपका जिला स्तर पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और जो DRDA है ना, ये लागू की गई थी आपकी 1 अप्रैल, कब से? 1 अप्रैल 1999 से। तो DRDA कब से लागू की गई? 1 अप्रैल 1999 से लागू की गई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नामावली किस कार्यक्रम के तहत तैयार किए जाते हैं। तो आपको ये बताना है जो नामावली है ना, ये किस कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए हैं। ऑप्शन में MDM, मनरेगा, NHM या SGSY। तो जो आपका नामावली है ना, नामावली रेडी की गई थी, आपको तैयार किया जाता है मनरेगा में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, श्रीमती सिंह अपनी पूर्व प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को खिलौनों के लिए लड़ने से रोकना चाहती हैं। ठीक है, अपने ज्ञानानुसार कौन सी विधि सही होगी? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूं मैं। क्वेश्चन है आपका, श्रीमती सिंह है अपनी पूर्व प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को खिलौनों के लिए लड़ने से रोकना चाहती है कि बच्चे क्या हो, खिलौने के लिए लड़े नहीं। तो अपने ज्ञान के अनुसार उनके लिए कौन सी विधि सही होगी आपके ज्ञान के अनुसार? तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन में छीना झपटी के व्यवहार को दंडित करना, यानी कि अगर बच्चे छीना झपटी करे तो इस बिहेवियर के लिए उनको पनिशमेंट देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के आक्रामक व्यवहार के लिए विकल्प देना या दिखाना। मतलब ये कह देना चाहिए कि बच्चों देखो, आप लोग देखो, जो करना चाहते हो, जितना गुस्सा करना चाहते हो या जितना भी आप आक्रामक बिहेवियर करना चाहो उतना करो करो। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है उन्हें हर प्रकार का एक खिलौना अपने बच्चे के लिए रखना होगा। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका आक्रामकता को अनदेखा करना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उन्हें क्या करना होगा? उन्हें हर प्रकार के एक खिलौने हर एक बच्चे के लिए रखना होगा, जिससे बच्चे आपस में छीना झपटी ना करें और लड़ाई ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है? तो किस योजना को स्कूल में बाल गृह समझा गया है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है मॉरिसन योजना, ठेका योजना, विन्ने टका योजना या डाल्टन योजना। तो आप लोग आंसर बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि डाल्टन योजना। तो डाल्टन योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? तो जो ओजोन की लेयर होती है ना, क्या होती है, जो ओजोन की आपकी लेयर होती है ना, किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? ऑप्शन में पराबैंगनी किरणें, उक्त किरणें, ऊष्मा या ऊपर के सभी। तो जो ओजोन के स्तर होते हैं, पराबैंगनी किरणें से क्या करती हैं? ओजोन लेयर हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है?
न्यूटन ने किया है, लवॉइजर ने किया है, प्रिस्टले ने किया है या डाल्टन ने किया है? तो यह प्रमाणित किया है कि हवा एक मिश्रण है। तो हवा एक मिश्रण को बताया है आपके किसने? लेवॉइजर ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, देश में पहले चरण में कितने वन स्टॉप सेंटर का अनुमोदन किया गया था? इस तरह के क्वेश्चन आपका डीएसएसबी जरूर पूछता है, जो कि आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं और ये आपके होम साइंस में भी पूछ लिए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? देश में पहले चरण में कितने वन स्टॉप सेंटर का अनुमोदन किया गया था? ऑप्शन में 150, 186 या प्रति राज्य यूटी में एक सेंटर एंड लास्ट है आपका 166। तो देश में पहले चरण में जो वन स्टॉप सेंटर का अनुमोदन किया गया था वो है प्रति राज्य यूटी में 1 सेंटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको? राज्य यानी कि प्रत्येक स्टेट, हर एक स्टेट में, और यूटी हो गए यूनियन टेरिटरी में एक सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष किसी में दी गई अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी? इस माप के लिए दिया गया शब्द क्या है? क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ी। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन यानी कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। उसी के सापेक्ष में किसी दी गई अवधि यानी कि जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करेगा? इस माप के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन में आपके ग्रीन हाउस पोटेंशियल, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस पोटेंशियल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन में खाएं खाएं खांसी, जैसे खांसी आती है ना, जिसको खांसी ज्यादा आती है तो खाएं खाएं होती है, वो उसी खांसी की बात की जा रही। तो खाएं खाएं खांसी की उद्भवन अवधि 10 दिन होता है और वह इस कारण होती है। तो आपको ये बताना है कि इसका रीजन क्या होता है, किस कारण होती है ये। ऑप्शन में बॉर्डेटेला पर्ट्यूटिस, सेकेंड ऑप्शन में आपका पर्ट्यूटिस बैसिलस, क्या है हिंदी में उसका कुछ अजीब ही दिया हुआ है। ठीक है, क्या है आपका? पर्ट्यूटिस बैसिलस। थर्ड ऑप्शन में आपका माइकोबैक्टीरियम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊपर में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द एबव। तो जो आपकी खाएं खाएं खांसी है इसकी उद्भवन अवधि तो 10 दिन होती है। ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। और ये किस कारण होती है? तो ये होती है आपकी बॉर्डेटेला पर्ट्यूटिस द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। तो कैसा किस रोगी को तनिक से यानी कि जरा सा भी आघात होने पे ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है? ऑप्शन में हीमोफीलिया में, सेकेंड ऑप्शन है एनीमिया में, थर्ड ऑप्शन है अल्प रक्तदाब में एंड लास्ट ऑप्शन है आपके धमनी रक्तस्राव में। तो आपके जो हीमोफीलिया का रोगी होता है ना, इस रोगी को जरा से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हीमोफीलिया होते हैं ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या होता है, व्यक्ति के रक्त में के जो होते हैं ना थक्के नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर की कौन सी रक्तवाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? तो शरीर की कौन सी रक्तवाहिनियां ऐसी होती हैं जो सबसे अधिक यूरिया को ले जाती हैं? ऑप्शन में आपका डॉर्सल ए और ओरेटा, सेकेंड ऑप्शन है आपका हिपैटिक वेन, थर्ड ऑप्शन है आपका रीनल वेन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हिपैटिक पोर्टल वेन। तो आपके जो रक्तवाहिनी सबसे अधिक यूरिन को ले जाती हैं उसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हिपैटिक पोर्टल होती है ना ये नस एक रक्तवाहिका होती है। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग डैश द्वारा स्रावित होता है।
तो एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग किसके द्वारा स्रावित होता है ये बताना है। आमाशय द्वारा, फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा या वक्र यानी कि किडनी द्वारा। तो जो आपका एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग है ना, क्या है, एरिथ्रोपोइटिन का जो मुख्य भाग है ना, वो आपका किडनी द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? वक्र यानी कि किडनी के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपना लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या है? क्वेश्चन क्या है? न्यूरॉन क्या है? ऑप्शन में यह एक प्रकार की तंत्रिका है। सेकंड ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है। थर्ड ऑप्शन है आपका यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। एंड लास्ट ऑप्शन है पतले धागों का एक जाल है। तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन एक यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको। और जो न्यूरॉन होते हैं ना, तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक यानी कि कैसी होती है? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं जिसमें एक कोशिका काय होता है, सेकंड है इसका डेंड्रॉन होता है एंड लास्ट होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। तो कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य क्या है? ऑप्शन में कोशिका की सुरक्षा करना। सेकंड ऑप्शन है कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अधिगम पर नियंत्रण करना। थर्ड ऑप्शन है कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करना एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली की जो प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है ना, वो है कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अधिगम पर नियंत्रण करना। ये क्या है? नियंत्रण है आपका, नियंत्रण करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका समूह के साथ अन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं को बता पाने की समस्या वाले बच्चों को डैश कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि समूह के साथ, किसके साथ? ग्रुप के साथ अन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं को बता पाने की समस्या वाले बच्चों को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में बाह्यकारी समस्या है, अंतःकारी समस्या है, सामान्य वृद्धि या सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतःकारी समस्या है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। समूह के साथ यानी कि ऐसे बच्चे जो कि ग्रुप में क्या करते हैं, ना तो अपनी समस्याएं बता पाते हैं, ना अपनी इच्छा जागृत कर पाते हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, वही बच्चे आ जाएंगे। यानी कि कौन से होंगे? इसमें अंतःकारी समस्याएं देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि शिशुओं को दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो असंयत मूत्रता समस्याजनक यानी कि असंयत मूत्रता क्या होती है? जब यूरिन पर बच्चे का कंट्रोल नहीं होता है। तो कब आपकी समस्याजनक है यानी कि कब ये प्रॉब्लम मानी जाती है? पूर्वी विद्यालय बच्चों में रात के समय में देखी जाती है। किस बच्चों में? पूर्वी विद्यालय बच्चों में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास है। तो जो शरीर की आपकी विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां यानी कि मसल्स होती है ना, तो उनका विकास कैसे होता है ये बताना है। ऑप्शन में रचनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास एंड सामाजिक विकास। तो शरीर की मांसपेशियों का विकास कैसा होता है? क्रियात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल्का यह कथन संबंधित है। तो सीखना यानी कि क्या हो जाएगा? सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा है हल महोदय में। तो यह कथन आपका किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन में सीखने के सूच के सिद्धांत पर, या प्रबलन के सिद्धांत पर, या संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत से, या प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। ये है आपका प्रबलन के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है ये? थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट से संबंधित है ये।
क्लियर है क्वेश्चन आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारों का, और ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका ये है, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने का इशारे का अर्थ यह है, ये अर्थ नहीं है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो शिशु जब क्या करता है, मुंह से भोजन निकाल देता है, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन में आपके वह गोद में उठाया जाना चाहता है, यानी कि उसको ये इच्छा होती है कि पेरेंट्स उसको गोद में उठा ले, या वो भूखा भूखा होता है। अगर भूखा होगा तो भोजन निकालेगा क्यों मुंह से, बल्कि वो तो खाएगा। थर्ड ऑप्शन है वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, ये हो सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है वह गीला है, उसे ठंड लग रही है। ठंड लगने का और भोजन निकालने का कोई संबंध ही नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, उसका पेट भर चुका है और उसे अब ज्यादा भूख नहीं लगी, अब वो खाने की इच्छा नहीं करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। स्त्री के अंडाणु, ये क्या हो जाएगा आपका, अंडाणु हो जाएगा। क्या है ये आपका, ये है आपका अंडाणु। तो स्त्री के अंडाणु में डैश जोड़े एक्सएस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन में 23 जोड़े, 24 जोड़े, 18 जोड़े या 36 जोड़े। तो स्त्री के अंडाणु में कितने जोड़े, 23 जोड़े आपके एक्सएस क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 23 जोड़े अगर इनकी संख्या पूछ ली जाए तो इनकी संख्या हो जाएगी 46, यानी कि 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डेमोग्राफिक गैप क्या है। तो आपको ये बताना है, जो डेमोग्राफिक गैप होता है ना, ये क्या है। ऑप्शन में है जन्म और मृत्यु दर के बीच भिन्नता। सेकेंड ऑप्शन है विशेष आयु की जन्म मृत्यु दर भिन्नता। थर्ड ऑप्शन है लिंग अनुपात में भिन्नता। एंड लास्ट ऑप्शन है माँ बच्चों के अनुपात में भिन्नता। तो डेमोग्राफिक गैप ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो डेमोग्राफिक गैप होता है ना, इसका अर्थ होता है आपका कि जन्म व मृत्यु के दर के बीच भिन्नता। किसके, जन्म और मृत्यु दर के बीच जो भिन्नता पाई जाती है ना, वो आपका डेमोग्राफिक गैप कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। क्वेश्चन क्या है आपका, स्त्री अंडाशय में, अंडाशय क्या होता है, आपकी ओवरी होती है, जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन क्या होता है आपका, उत्पन्न होता है। ऑप्शन में है फर्स्ट, कहाँ से होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेफियन पुटिक व कार्पस ल्यूटियम से, ये आपका प्रे नहीं है, आपका ग्रे है। क्या है, ग्रेफियन पुटिक व कार्पस ल्यूटियम से। सेकंड ऑप्शन है ट्यूनिका ओवेरिया व कार्पस एल्विकेन से। थर्ड ऑप्शन है ग्रेफियन व अट्रैक्टिव फॉलिकल से। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अंतराली कोशिकाओं एवं कार्पस ल्यूटियम से। तो स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है, कैसे, कहाँ से, ग्रेफियन पुटिक व कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आपको ये बताना है मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। स्किनर द्वारा किया गया, पियाजे द्वारा किया गया, पावलोव द्वारा किया गया या मैस्लो द्वारा किया गया। तो मानवीय अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था मैस्लो द्वारा। किसने किया था, मैस्लो ने किया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो जेबी वॉटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या है, मानसिक अवस्था का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है या मन का अध्ययन है। तो जेबी वॉटसन जी के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है वो आपका किसका, व्यवहार का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। क्वेश्चन में आपके कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना किसने की, बात किसकी की जा रही है, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की। तो इसकी संरचना किसने की है, हैमिल्टन ने की है, मिल्टन ने की है, जॉनसन ने की है या एडगर डेल ने की है।
तो कौन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना जो की है ना वो एडगर डेल ने की है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये आपके डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस के लेवल के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन रेडी कर दिए हैं, किए गए हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और जिसने भी डोमेस्टिक साइंस वाले आपके पीवाईक्यू नहीं देखे हों वो लोग पीवाईक्यू को जरूर देख लीजिएगा। 2014 कौन से 2000 यानी कि 2014 का, 2018 का, 2021 का और 2024 का पेपर सॉल्व करवाया जा चुका है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये 24 नहीं है, 2023 है। ठीक है, तो ये चारों पेपर सॉल्व करवाए जा चुके हैं। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी हो वो जरूर जाके प्रीवियस ईयर पेपर को देख ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। तो जो सहयोगात्मक अधिगम होता है ना, किसके द्वारा आयोजित, कैसे आयोजित होता है, ये बताना है। ऑप्शन में है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, थर्ड ऑप्शन है ए व बी दोनों में, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सहयोगात्मक अधिगम है ना, सहयोगात्मक अधिगम कौन सा, सहयोगात्मक अधिगम, तो ये आपका कक्षा कक्ष परिस्थितियों में और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, दोनों में क्या होता है, लागू होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। सहयोगात्मक अधिगम यानी कि बात से ही पता चल रहा है, वर्ड से, सहयोगात्मक यानी कि क्या करना, क्या करना, आपका सहयोग करना। ठीक है, सपोर्ट करना। ये किस में आ जाएगा, आपका कक्षा के बाहर की परिस्थितियों में और अंदर और बाहर दोनों की परिस्थितियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको ये बताना है कैसा अध्यापक, किस अध्यापन में आपको एक फिक्स्ड जो करिकुलम होता है ना उसका यूज किया जाएगा। ऑप्शन में आपका विस्तार शिक्षा, जिसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका अनियमित शिक्षा, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका औपचारिक शिक्षा, जिसको हम जानते हैं किससे, फॉर्मल एजुकेशन के नाम से। तो जिसमें फिक्स्ड करिकुलम होता है वो हो जाएगा आपका औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट को, और जो आपका नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है ना, इसमें किसी भी किसकी फिक्स्ड करिकुलम की जरूरत नहीं होती है। और जो आपकी फॉर्मल होती है एजुकेशन होती है, जो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग स्कूल्स में पढ़ते हो ना, कॉलेज में पढ़ते हो, तो वही आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। जैसे फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं या आप कॉलेज में करते हो, तो जैसे बीए का सिलेबस हमारा इतना है, बीएससी होम साइंस का सिलेबस हमारा इतना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपना करिकुलम यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, हम केवल उतना ही करते हैं जितना हमारे सिलेबस में दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं। तो यही हो जाता है हमारा औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का तंत्र जिसे कभी औपचारिक तंत्र के बाहर संगति अधिगम का अवशेष कहते हैं। ये बताना है आपको। क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का ऐसा तंत्र जिसे कभी औपचारिक तंत्र के बाहर संगति का अधिगम का अवशेष कहते हैं, वो क्या है। ऑप्शन में प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ सतत शिक्षा है, गैर औपचारिक शिक्षा है या सतत शिक्षा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गैर औपचारिक शिक्षा को हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, और ये जो होती है ना हमारी शिक्षार्थी केंद्रित होती है, ठीक है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड ये हमारी होती है। क्वेश्चन में पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का अर्थ क्या है, आपसे डायरेक्ट क्या पूछा है, पीईएम की फुल फॉर्म बतानी है। तो आप लोग बताइए पीईएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। ऑप्शन में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सेकेंड ऑप्शन है आपका फिजिकल एनर्जी माल न्यूट्रिशन, थर्ड ऑप्शन है प्रोलैक्टिन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पुअर एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो बात किसकी हो रही है, पीईएम की। पीईएम की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन
एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो पैमाने होते हैं ना एक ही रीडिंग है, कब देंगे ये बताना है। ऑप्शन में -40 डिग्री ताप पर, सेकेंड ऑप्शन है -273 डिग्री ताप पर, थर्ड ऑप्शन है -30 डिग्री ताप पर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका -100 डिग्री ताप पर। तो जो आपका सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग पर क्या देते हैं, एक ही रीडिंग देते हैं, वो हो जाएगा आपका -40 डिग्री ताप पर क्या देंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने एक ही रीडिंग आपके देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो जो आपकी खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई होती है ना वो किस रूप में दिखाई जाते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन में है 1:2 इंटू BMR, सेकेंड ऑप्शन है 1:2 इंटू BMI, थर्ड ऑप्शन है आपका 1:4 इंटू BMR एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1:4 BMI। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, बाकी तीनों में आपका मल्टीप्लाई हुआ है। तो खाद्य ऊर्जा की जो क्रिटिकल इकाई होती है ना इसको दिखाया जाता है आपका 1:4 इंटू BMR। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 तो इसका रेशियो दिया और जो ये BMR दिया हुआ है BMR है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ठीक है, और BMR हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, व्यक्ति की हाइट, वेट, एज के अकॉर्डिंग और उसकी जो कार्यशैली होती है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं। तो आपको ये बताना है जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन होते हैं ना उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि उनके जो अणु होते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन में RNA कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं, DNA कहते हैं या नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बताना है आपको। तो साइटोप्लाज्म में उपस्थित किसमें, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को हम किस नाम से जानते हैं, अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं यानी कि अमीनो एसिड। बात किसकी हो रही है, प्रोटीन की। कहीं भी आपको प्रोटीन देखने को मिल जाए ना, कहीं भी क्वेश्चन में प्रोटीन हो ऑप्शन में अमीनो एसिड है तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर अमीनो अम्ल दिया हुआ है तो प्रोटीन हो जाएगा, अगर प्रोटीन क्वेश्चन में तो अमीनो अम्ल इधर आ जाएगा। इस तरह से आपके पता है कम से कम 98% आंसर आपके सही हो जाते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डैश हैं। तो आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के क्या हैं, अंतररूपी हैं, बहुलक है, बाह्य रूपी है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना ये न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका वैक्सीन कैसे काम करती है। बात किसकी की जा रही है, वैक्सीन। तो वैक्सीन आपकी कैसे काम करेगी ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपका यह सीधे शरीर में रोगजनकों को मारता है, सेकेंड ऑप्शन है यह विशिष्ट रोगजनकों के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, थर्ड ऑप्शन है आपका यह लक्षणों से तुरंत राहत प्रदान करता है एंड लास्ट ऑप्शन है यह एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका। बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है आपकी वैक्सीन की। जैसे अभी कोविड की वैक्सीन आई थी उससे पहले जो भी टीके आपको लगते हैं बच्चों को, जैसे BCG की वैक्सीन है, बाकी जो वैक्सीन है आपकी, तो वो कैसे काम करती हैं ये बताना है। सीधे शरीर में रोगजनक को मार देंगी या विशिष्ट रोगजनकों के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को बढ़ाएंगी या क्या कर देंगी, यह लक्षण से तुरंत राहत प्रदान करेगी या एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करेगी। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या करेगी आपकी इम्यूनिटी पावर को और स्ट्रॉन्ग बना देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी तार की मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होती है, किसकी आपकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होगी। ऑप्शन में है आपका पॉलिएस्टर है, विस्कोज है, एसीटेट है एंड और अरामिड है आपका। तो देखिए पॉलिएस्टर क्या हो गया आपका, पॉलिएस्टर हो गया आपका, एसीटेट हो गया, ये तो आपको सिंथेटिक रेशा है, और ये जो विस्कोस हो गया, एरामिड हो गया, ये क्या हो गया आपका
ए भी आपका कैसा रेशा होता है? तो विस्कॉस, और विस्कॉस हो गया आपका, क्या हो जाएगा विस्कॉस, और क्या हो जाएगा आपका विस्कॉस आपका क्या होता है? ये होता है आपका सेलुलोजिक में आ जाता है। और जो आपका किसका मेल्टिंग पॉइंट, बात की किसकी जा रही है? बात की जा रही है आपके मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका, जो आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका एरमेट का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, मांस में कौन सा एंजाइम उम्र बढ़ने के दौरान कोमलता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो मांस में कौन सा एंजाइम ऐसा होता है जो उम्र बढ़ने के दौरान कोमलता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन में है कैथेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है या लाइसोजाइम है। तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैथेप्सिन। कैथेप्सिन क्या कार्य करता है कि मांस में जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम होता है कैप्सिकम, उम्र बढ़ने के दौरान कोमलता और वृद्धि के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कुकीज, पेस्ट्री जैसे बेक्ड उत्पादों की बनावट का मूल्यांकन डैश द्वारा किया जाता है। तो आपकी कुकी हो गई, कुकीज हो गई, पेस्ट्री हो गई, जैसे बेक्ड आपके आइटम हो गए ना, तो इनकी बनावट के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। टेंटामीटर द्वारा किया जाता है, रियोमीटर द्वारा किया जाता है, बिस्कोमीटर द्वारा किया जाता है या साल्टोमीटर द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साल्टोमीटर द्वारा किया जाता है। तो जो भी आपके बेक्ड आइटम होते हैं ना, उनकी बनावट का, यानी कि उनकी जो आपका टेक्सचर होगा ना, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? साल्टोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मांसपेशियों में मौजूद लोहयुक्त प्रोटीन को डैश कहा जाता है। तो जो मांसपेशियों में मौजूद होता है ना, मांसपेशियों में क्या मौजूद होता है? लोहयुक्त प्रोटीन को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपको हीमोग्लोबिन है, प्रोटो फ्रियोप्रिन है, मायोग्लोबिन है एंड एपोफेरेटिन है। तो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो मांसपेशियों में मौजूद तो कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मसल्स में मौजूद होता है आपका मायोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा योजक आमतौर पर सूप और सॉस एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? पदार्थों को गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। क्या है क्वेश्चन आपका? कौन सा ऐसा योजक यानी कि एडिटिव्स होते हैं जो किसमें, जो सूप में हो गए और आपके जो सॉस एजेंट होते हैं ना, उनके रूप में यूज किया जाता है, और जो आपके पदार्थ होते हैं ना, उसको गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में सोडियम नाइट्रेट है, जैथन गम्स है, एस्कॉर्बिक एसिड है एंड सैक्रिन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जैथन गम्स। तो पदार्थों को गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं? जैंथन गम्स का यूज हम करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, उत्पाद ग्रेड लेबल क्या इंगित करता है? यानी कि जो प्रोडक्ट का ग्रेड लेबल होता है ना, वो क्या इंगित करेगा? ऑप्शन में उत्पाद की गुणवत्ता, सेकेंड ऑप्शन है केवल ब्रांड नेम की प्रमुखता को प्रदर्शित करता है, थर्ड ऑप्शन है उपयोग निर्देश प्रदान करता है एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्रमोशनल ऑफर पर प्रकाश डाला गया है। तो राइट ऑप्शन बताइए कि राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो उत्पाद, बात की जा रही है प्रोडक्ट के ग्रेड लेवल की, किसकी? ग्रेड लेवल की। तो जो आपका प्रोडक्ट का ग्रेड लेवल होता है ना, वो क्या करता है? वो आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखिए, ग्रेड लेवल की बात कौन करेगा? आपका ग्रेड लेवल जो होगी वो क्वालिटी की बात करेगा हमेशा, यानी कि गुणवत्ता के प्रोडक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत स्वर्णिम अनुपात में स्वर्णिम उत्पाद से सब निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसे अक्सर कला और वास्तुकला में देखा जाता है? तो डिजाइन के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो किसमें स्वर्णिम अनुपात से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसे अक्सर किस रूप में देखा जाता है? कला और वास्तुकला के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन में आपके
फर्स्ट ऑप्शन है आपका सद्भाव, ये आपका सद्भाव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या? सद्भाव। सेकंड ऑप्शन है आपका अनुपात। थर्ड ऑप्शन है आपका जोड़ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका संतुलन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका है, क्या पता इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन में है डोवेटलिंग क्या है? क्या है वर्ड का नाम? डोवेटलिंग क्या है? ऑप्शन में अगला काम शुरू करने से पहले एक काम खत्म करना। सेकंड ऑप्शन है एक ही समय में दो या अधिक गतिविधियों को करना। थर्ड ऑप्शन है आपका सही ऊंचाई पर काम करना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका श्रम बचत उपकरण का यूज करना। तो जो आपका डेवलेटिंग होता है ना, डेवलेटिंग का अर्थ होता है सही ऊंचाई पर कार्य करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए रेडी किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका लेन हर्ट्ज डाइट है, तो आपको ये बताना है जो कि लेन हर्ट्ज है ना वो कैसी डाइट है। ऑप्शन में द्रव डाइट है, ठोस डाइट है, अर्ध ठोस डाइट है या पूर्ण ठोस डाइट है। तो जो आपकी लेन हर्ट्ज डाइट है उसको हम जानते हैं द्रव डाइट यानी कि किस नाम से? लिक्विड डाइट के नाम से हम लेन हर्ट्ज डाइट को जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एला कार्टे मेन्यू की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है और आपके डीएसएसबी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो आपने देखे होंगे, मोस्टली आपके नहीं वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है आपके रुचि अनुसार मेन्यू है। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रत्येक व्यंजन का अलग मेन्यू है, अलग मूल्य है। थर्ड ऑप्शन है खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजनों का ही मूल्य देते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है आपके एला कार्टे मेन्यू की, विशेषता नहीं है। तो जो आपका एला कार्टे मेन्यू है ना वो रुचि अनुसार मेन्यू है, ये बात एकदम सही है, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेन्यू होता है। उसमें आपको क्या दिया जाता है? आपको पूरा मेन्यू की लिस्ट दे दी जाती है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाती हो ना, तो उसमें क्या होता है, आप लोग क्या होता देखते हो? सबसे पहले अपना मेन्यू कार्ड देखते हो, उसमें जो मेन्यू आपको पसंद होता है उस मेन्यू को ही आप क्या करते हो? लेते हो। जो नहीं पसंद होता है उसको आप नहीं लेते हो। तो ये बात तो एकदम हमारी सही हो गई। प्रत्येक व्यंजन का अलग मूल्य होता है, ये भी बात सही है। यहाँ पे आपकी डिश लिखी होती है तो डिश के अकॉर्डिंग जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये भी एकदम सही हो गया। थर्ड ऑप्शन है ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजनों का ही मूल्य देते हैं, ये भी बात एकदम सही है कि ग्राहक क्या करेगा, जो कस्टमर होगा जो चीजों को मतलब मंगाएगा ना, जो चीज वो ऑर्डर करेगा उसका ही पैसा देता है, एक्स्ट्रा पैसा वो कुछ भी नहीं देगा। तो ऑप्शन हमारा डी भी सही होगा। तो नहीं पूछा हुआ है। तो खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होते हैं जो कि तुरंत प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये बात एकदम रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि क्या करते हैं, बल्कि जब हम ऑर्डर देते हैं ना तब ही वो खाना हमारे लिए बनता है। ऑर्डर देंगे तब हमारे लिए डिश वो तुरंत बन के आती है, ना कि पहले से रेडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका परोसने की विधि, जहां खाने या खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन में है बैकवेट, सेकेंड ऑप्शन है बफे, थर्ड ऑप्शन है काउंटर पर जाकर लेना एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जलपान गृह सेवा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो परोसने की वह विधि जहां खाने या खाद्य पदार्थ आपका क्या कर दिया जाता है? सजा कर रख दिया जाता है और मेहमान आते हैं अपने आप लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बफे शैली, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे आप लोग शादी में जाते हो वहां बफर सिस्टम होता है, अभी शादियों का सीजन आएगा, वहां पे आप लोग क्या करोगे? आपके खाद्य पदार्थ रखे होंगे डेकोरेट किए हुए, सजा कर उसको रख देंगे। आपको जो खाना हुआ आप वो जाओगे निकालोगे वहां से खाओगे। तो ये क्या कहलाती है? ये आपकी बफे शैली कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको हम बफर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है?
ऑप्शन में है वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस या बैंकेट सर्विस। तो राइट ऑप्शन बताना है आपको कि राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, बात किसकी जा रही है? सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली की। किसकी? औपचारिक शैली जो होगी ना आपकी, उसमें क्या आ जाएगा? औपचारिक शैली में आपका आ जाता है स्व सर्विस। ठीक है, यानी कि सेल्फ सर्विस। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपको, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? तो किस विधि द्वारा भोजन पकाया जा गया, ऐसा किस विधि द्वारा भोजन पकाया जाना चाहिए जो पौष्टिक भी हो और सुपाच्य भी हो? ऑप्शन में है भूनने से, तलने से, वाष्प के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाष्प के द्वारा जो हम भोज्य पदार्थ बनाते हैं ना, वो हमारा पौष्टिक भी होता है, हेल्दी भी होता है और आसानी से पचने योग्य यानी कि सुपाच्य भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कम विटामिन एंड कम न्यूट्रिएंट्स का आपका लॉस होता है पकाते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफपीओ मानक चिन्ह इसकी गुणवत्ता के लिए कौन सा? एफपीओ। तो एफपीओ जो आपका मानक चिन्ह होता है ना, किसकी गुणवत्ता के लिए होता है? गैस चूल्हे के लिए, चावल के लिए, जैम के लिए या आम के लिए? तो आपको ये बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना एफपीओ, तो एफपीओ आपका किस पे लगाया जाता है? एफपीओ आपका लगाया जाता है जैम पर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? जैम जेली के लिए अनिवार्य होता है ये, फूड प्रोडक्ट के ऊपर आपके, फ्रूट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर तंतु किसमें घुलनशील है? तो आपको ये बताना है, जो पॉलिएस्टर तंतु होते हैं ना, पॉलिएस्टर फाइबर, ये किसमें घुलनशील होते हैं? ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड में, थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड में एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मेटाक्रिसोल में। तो जो आपका पॉलिएस्टर तंतु होते हैं, ये आपके एक तो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहे तो ये मैनमेड फाइबर होते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये आपके घुलनशील होते हैं मेटाक्रिसोल में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें टेरिलॉन आ जाता है, डेक्रोन आ जाता है, माइलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? ये सब पॉलिएस्टर के नाम है। पॉलिएस्टर के क्या क्या नाम है? टेरिलॉन है, डेक्रोन है, माइलर है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कीड़ों तथा फफूंदी, ये फैफूंदी नहीं है आपका, फफूंदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका है फफूंदी, ना कि फैफूंदी। इसको सही कर देती हूँ मैं, क्या है ये आपका? फफूंदी है। तो कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से सबसे कम प्रभावित कौन होता है? ऑप्शन में वनस्पतिक तंतु है, पुनर्निर्मित सेलुलोज तंतु है, जांतव रेशे है या संश्लेषित तंतु है। तो कीड़े तथा फफूंदी से वही प्रभावित होते हैं कौन? जो आपके कैसे होते हैं? जो आपके सेलुलोजिक रेशे होते हैं। तो बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है कम प्रभावित की। तो कम प्रभावित कौन से होंगे? ये हो जाएंगे आपके संश्लेषित तंतु यानी कि मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और जो आपके सेलुलोजिक तंतु होते हैं, जैसे आपके कपास हो गया, ऊन हो गया, वूल, इनसे बने जो कपड़े होते हैं ना, इनमें फफूंदी कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। आप लोग कॉटन के कपड़ों देखोगे तो कॉटन के जो आपके कपड़े होते हैं ना, उनका फोल्ड करके रख दो, और बरसातों के टाइम में ना उनमें ग्रीन ग्रीन कलर की क्या हो जाती है? फफूंदी से जम जाती है, काई काई सी लग जाती है। ठीक है, तो वही क्या होते हैं आपके फफूंदी तथा कीड़ों का प्रभाव होता है किस पे? सेलुलोजिक फाइबर पे, या आपके नेचुरल फाइबर पे ज्यादा रहता है इनका प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है? यानी कि आपको ये बताना है, जो भी तंतु दिए हुए हैं आपके ऑप्शन में, इसमें से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है? ऑप्शन में है आपके सूती, सेकेंड ऑप्शन है आपके मोर्डा एक्रिलिक, थर्ड ऑप्शन है ऊनी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑलफिन। ठीक है, तो आपके जो सबसे कम जो आपका विशिष्ट गुरुत्व होता है ना, वो हो जाएगा आपका ऑलोफिन का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिलाई मशीन से सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में क्या नजर आए? लूप नजर आए, तो उसे क्या करें? तो उसे बदले। ये आपका गैप नहीं है। ठीक है, ये आपका एक ही साथ है, ये आपका गैप नहीं है।
तो अगर आपको लूप नजर आते हैं तो आपको क्या बदलना चाहिए? बॉबिन को बदलना चाहिए, धागा चेंज करना चाहिए, टेंशन को चेंज करना चाहिए, या सिलाई की लंबाई को बदलना चाहिए। तो सिलाई मशीन से सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में लूप नजर आए ना, तो इसे किसके द्वारा? टेंशन के द्वारा बदलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, टेंशन जानते हो क्या होता है? वो जो होता है ना, एक स्टैंड टाइप का इसमें लगा होता है, उससे आप सेट करते हो अपने सिलाई को। जो अभी आपके क्या बनते हैं, धागों की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको आप सेट करते हो, तो वही होता है आपका टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सीधे कपड़ों को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सीधे कपड़े को, किसको? कपड़े को ही क्या किया जा रहा है? कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार यानी कि शेप दी जा रही है। तो इस किसका प्रयोग हम करेंगे? चुन्नट का करेंगे, प्लेट्स का करेंगे, डार्ट्स का करेंगे, या टक्स का करेंगे? तो इसमें जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं किसका? प्लेट्स का उपयोग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट्स का उपयोग पता है फुलनेस लाने के लिए भी किया जाता है कपड़ों पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वह यंत्र जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक के पैटर्न शेप ट्रांसफर करने वाले डार्ट ट्रांसफर के उपयोग में लाया जाता है, वो क्या है? क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, दोबारा देख लीजिए। वह कौन सा यंत्र है जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न शेप ट्रांसफर करने वाले डार्ट ट्रांसफर के उपयोग में लाया जाता है, वो क्या है? ऑप्शन में टेलर चौक है, ऑयल है, ट्रेसिंग व्हील है, या नाचर है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी आपका ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील में क्या करते हैं हम कि जैसे क्या होता है, कोई आपका पैटर्न या शेप बना हुआ है, तो कपड़े के ऊपर कपड़ा आपका रखा हुआ होता है, उसमें क्या करते थे हमारा ट्रेसिंग व्हील इस टाइप का गोल गोल होता है, इसमें एक इस टाइप का लगा होता है, इसमें ना आपके कांटे कांटे इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कपड़ों पर इसको घुमाएंगे और ये उसी शेप में ट्रांसफर होता चला जाएगा हमारा। ठीक है, जो कि हमारा ऊपर कपड़ा है। क्लियर है आपको? जैसे आप लोग ड्राइंग में वो करते हो ना, ट्रेस पेपर का यूज करके कोई ड्राइंग आप लोग अपनी बुक से डायरेक्ट उसमें छापते हो। किसमें? अपनी बुक से डायरेक्ट क्या करते हो, कॉपी में छापते हो ट्रेस पेपर का यूज करके, जो व्हाइट कलर का आता है आपका, उसको बटर पेपर के नाम से भी बोला जाता है। वही सेम चीज आपके कपड़ों पर होगा, तो यही आपका क्या कहलाता है? ट्रेसिंग व्हील कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? क्या है? जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को खुद प्रदर्शित करेगा उसे क्या कहेंगे? क्लासिक कहेंगे, स्टाइल कहेंगे, चिक कहेंगे, या फेड कहेंगे? तो जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को खुद प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिक कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक तरीके से बोला जाता है, एक तरीके से सर्वकालिक होते हैं, हर समय ये चलते रहते हैं, इनका कभी फैशन जाता नहीं है। और ये खुद की क्या करते हैं? खुद की क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका ब्लू कलर की जीन्स हो गई, हमेशा चलती है, इसकी कभी फैशन जाता ही नहीं। आपकी बनारसी साड़ियां हो गई, कभी इसका फैशन जाता ही नहीं। तो ये सब आता है आपका क्लासिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि? तो आप लोग दर्जी से कपड़े सिलवाओगे, उसकी अपेक्षा आप क्या करोगे? जो रेडीमेड कपड़े हैं मार्केट से, वो अधिक आजकल बिक रहे हैं, वो अधिक लोग क्या कर रहे हैं? पहन रहे हैं। तो क्यों है ये? वे अधिक समय तक चलते हैं इसलिए, वे आसानी से उपलब्ध होते हैं इसलिए, उनकी कीमत, या उनके पक्के रंग? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो आसानी से उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। आप कपड़ा खरीद के लाओगे, उसको बनाओगे, अगर आपको बनाना खुद से नहीं आती, खुद से सिलाई नहीं आती, तो आप टेलर से बनवाओगे। आजकल कपड़े से ज्यादा तो सिलाई के पैसे चले जाते हैं, तो इससे बेटर तो यही हम रेडीमेड कपड़े खरीद के लाएं, उसी को अपना फिटिंग करके, या अपने अपने बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आप ऐसे कपड़े लेकर आओ कि फिटिंग की जरूरत नहीं पर लाओ और तुरंत पहन लो, तो आसानी से उपलब्ध हो जाते, इसलिए अधिक लोकप्रिय आजकल बन रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटने का एक कारण है। ठीक है, सिलाई मशीन के जो धागे होते हैं ना, बार बार टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? मशीन में ज्यादा तेल है इसलिए, या सुई का जो दंड है वो ऊंचा है इसलिए, या बॉबिन केस में ज्यादा तनाव है इसलिए, या वातावरण में कम उमस होना? तो वातावरण से इसका कोई क्या नहीं है, कोई नाता नहीं है दूर दूर तक।
तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉबिन केस में जब ज्यादा तनाव होता है ना, तो उस वजह से धागा खिंचता है, इसलिए वो क्या होता है, धागा बार बार टूट जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, धुलाई वाला सोडा का किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका? धुलाई वाला जो आपका सोडा होगा ना, किस प्रकार के धब्बे को साफ करने के लिए उसका यूज करेंगे? चिकनाई के धब्बे को, मोम के धब्बे को, लिपस्टिक के धब्बे को, या उपयुक्त सभी के? तो जो आपका धुलाई वाला सोडा यूज किया जाता है वो आपका किया जाता है चिकनाई के धब्बे को हटाने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनाई वाले धब्बे आपके कैसे हो जाएंगे? जो कि ग्रीस के होते हैं, ऑयल के होते हैं, जैसे आपके घी हो गया, तेल हो गया, बटर हो गया, ठीक है, क्रीम हो गई, और जो भी आपके ऑयली पदार्थ होते हैं ना, उनके आपके क्या हो जाते हैं, धब्बे कपड़ों पे लगे रह जाते हैं, तो वही कहलाते हैं आपके क्या, चिकनाई वाले धब्बे। और इसका यूज करने के लिए, इसको धोने के लिए हम किसका यूज करते हैं, धुलाई वाले सोडे का, ठीक है। और इसको छुड़ाने के लिए जो आपके फैट सॉल्वेंट होते हैं ना, और जो एब्जॉर्बेंट होते हैं, उसका यूज भी हम कर सकते हैं। इसमें आपकी मुल्तानी मिट्टी वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, घास का धब्बा मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है? किसका धब्बा हटाने के लिए? घास का धब्बा हटाने के लिए। ऑप्शन में ऑक्सैलिक एसिड का यूज करेंगे, या मिथाइल युक्त स्पिरिट का यूज करेंगे, या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का यूज करेंगे, या बोरेक्स का यूज करेंगे। तो घास का धब्बा मिटाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है आपका मिथाइल युक्त स्पिरिट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो घास का धब्बा होता है ये आपके वनस्पति धब्बे में आ जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित गर्म रंग होते हैं, तो गर्म रंग कौन से होंगे ये बताना है। पीला नारंगी होगा, यानी कि येलो एंड ऑरेंज, या आपका ब्लू एंड ग्रीन हो जाएगा, या आपका स्लेटी एंड व्हाइट हो जाएगा, या आपका बैगनी या लाल हो जाएगा। तो आपके जो गर्म रंग होते हैं ना, गर्म रंग को हम उष्ण रंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका पीला आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा, लाल आ जाएगा, ये सब कैसे होते हैं, आपके गर्म रंग होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में एक ये बहुत पूछा जाता है कि आपके प्राइमरी कलर कौन से? तो जो आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, प्राइमरी कलर में होता है आपका लाल, पीला, नीला, ठीक है। प्राइमरी कलर में क्या आ जाता है आपका, रेड कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। तो लाल, पीला, नीला ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है, यानी कि सटे रंग कौन कौन से, जो एक दूसरे के पास पास हो। तो रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है, तो क्या कहलाती है, कौन सी रंग योजना आपकी कहलाती है? ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री रंग योजना, ट्राइड रंग योजना, मोनोक्रोमेटिक रंग योजना, या एनालॉगस रंग योजना। तो जो आपकी रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से कैसे होते हैं, सटे रंगों का उपयोग किया जाता है, ये आपके क्या कहलाते हैं, एनालॉगस कलर स्कीम योजना कहलाती है। तो क्या कहलाएगा आपका, एनालॉगस कलर स्कीम कहलाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रांग वर्ण चक्र में जो तीन वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन में आपके अनुपूरक, अनुरूप, चतुष्क और त्रिक, ठीक है। तो प्रांग वर्ण चक्र में जो तीन वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें त्रिक, यानी कि ट्राइड कलर स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है। तो हाइजीन शब्द आपका किससे लिया गया है, हाइजिया से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है, ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका हाइजीन शब्द है ना, इसका अर्थ है आपके ग्रीक की देवी का नाम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए किसका उपयोग करेंगे, पुटीन मोम का, फेविकॉल का, लकड़ी का बुरादा का, या लाख का, ठीक है। तो फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए हम यूज करते हैं पुटीन अथवा मोम का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह इसका आंसर लकड़ी का बुरादा भी दिया हुआ है, पर ये ऑप्शन आपका गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुटीन अथवा मोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को डैश कहते हैं।
तो गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहेंगे ये बताना है। ड्रावर कहेंगे, मेज कहेंगे, कुर्सी कहेंगे या अपहोल्स्ट्री कहेंगे। तो गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहेंगे, अपहोल्स्ट्री कहेंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। जो आपका अपहोल्स्ट्री होता है ना, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। तो ऐसा कौन सा लैंप है जिसमें आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा की बचत होती है। ऑप्शन में आपके हैलोजन लैंप, सेकेंड ऑप्शन है आपका फ्लोरोसेंट लैंप, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप या लाइट एमिटिंग डायोड लैंप, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सोडियम वेपर लैंप। तो जिस लैंप में ऊर्जा की सबसे अधिक बचत होती है वो लैंप होता है आपका प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप, जिसको हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है। कैसे कैसे हम फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रख सकते हैं। पानी में थोड़ी चीनी डाल देंगे तब तो क्या हो जाएगा, तब तो चींटियां हो जाएंगी ज्यादा। पानी में थोड़ा नमक डाल देंगे, फूलदान को धूप में रख देंगे या फूलदान को छाया में रखकर। तो फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखने के लिए हम क्या करेंगे, पानी में थोड़ी मात्रा में नमक डाल देंगे। ठीक है, तो फूल हमारे कैसे होंगे, तरोताजा एकदम रहेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये आपकी एक डेफिनेशन है, ये बतानी है आपको कि ये डेफिनेशन किसने दी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। क्या है, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह किसने कहा। तो आपको ये बताना है, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह किसने कहा है, A.H. रट ने कहा है, रहीना बेगम ने कहा है, श्री लक्ष्मी ने कहा है या सुमति मुदाबनी ने कहा है। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है आपकी A.H. रट के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो फूल होते हैं ना, फूल मन की शांति और सुख, आनंद, संतोष ये सब प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया, ये बताना है आपको। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है आपका डे 1992 1892, सेकेंड ऑप्शन है E.B. बोरिस 1894, थर्ड ऑप्शन है आपका एलन रिचर्ड यानी 1895, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन 1948। तो प्रसार शिक्षा में जो आपका एक्सटेंशन शब्द है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था E.B. बोरिस ने किया था और 1894 में किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डैश एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या है जो एक तीव्र शैक्षिक क्रिया है जिसे एक समुदाय को गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन में आपके सामूहिक चिंतन, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका क्लोकियम, सेकंड है क्लोकियम, थर्ड है आपका अभियान, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गोष्ठी। तो तीव्र शैक्षिक क्रिया है जो एक समुदाय को यानी कि ग्रुप को क्या करता है, गतिशील बनाने के लिए अभिप्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वो होता है आपका अभियान यानी कि कैंपियन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये जो होते हैं कैंप कब किए जाते हैं, कैंप किए जाते हैं एक तीव्र ज्वलंत मुद्दों पर, उसके लिए क्या किया जाता है, कैंपियन किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे होते हैं, ये आपके समुदाय को गतिशील बनाते हैं, तभी आपके कैंपेन यानी कि अभियान चलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में PhD कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा यानी कि समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। तो किसने कार्य किया ये बताना है। ऑप्शन में डॉक्टर KN चंद्रशेखर, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा, एंड लास्ट में आपके डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा। तो वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने क्या किया, होम साइंस में PhD करी और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपके कहाँ पे है, बिहार में स्थित है, डीन पद पर कार्य भी किया, उनका नाम है डॉक्टर KN चंद्रशेखर जी। तो ऑप्शन ए क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो आपको ये बताना है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शैक्षिक है, भौतिक है, सामाजिक है या इनमें से सभी है। तो राइट ऑप्शन बताइए आप लोग, इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है आपके प्रसार शिक्षा के उद्देश्य की, यानी कि आपकी जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन दी जाती है ना, उसका उद्देश्य यानी कि मेन आपके गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, शैक्षिक होगा, भौतिक होगा या सामाजिक होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामाजिक। प्रसार शिक्षा क्या होती है, प्रसार शिक्षा को उद्देश्य होता है सामाजिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, ये आपकी उपयोगी तकनीक होती है जो क्या करती है, जो ग्रामीण यानी कि गांव में रहने वालों की सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा का आधार है, तो प्रसार शिक्षा को जो आधार है वो क्या है। ऑप्शन में ग्रामीण जीवन है, कस्बाई जीवन है, शहरी जीवन है या महानगर है। तो जो आपके प्रसार शिक्षा का आधार है ना, प्रसार शिक्षा का आधार है आपके ग्रामीण जीवन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका जो डीएसएसबी का एग्जाम आता है, कोई भी आपका एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, आपके उसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है। कौन सी विधि ऐसी है जो कैसी नहीं है, प्रक्षेपी नहीं है। मॉडल है, फोटोग्राफ है, फ्लैश कार्ड है या आपका स्लाइड है। तो आपकी कौन सी नॉन प्रोजेक्टिव विधि कौन सी नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें देखिए प्रोजेक्टिव में आ जाएगा, नॉन प्रोजेक्ट आपका किसमें, प्रोजेक्टिव में आ जाएगा मॉडल आ जाएगा, फोटो कार्ड भी आ जाएगा, फोटोग्राफ भी आ जाएगा, स्लाइड पे क्या नहीं आएगा, तो आपका फ्लैश कार्ड नहीं आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका व्याख्यात्मक प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है, यानी कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा क्या हासिल किया जाएगा। अंतर्दृष्टि, अनुकूलन, मूर्त समूर्त या कोई नहीं। तो हम व्याख्यात्मक प्रदर्शन यानी कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट हासिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये जीव जो कम तापमान सहन कर सकते हैं और प्रशीतन में बढ़ सकते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे कौन से जीव है जो कम टेम्परेचर पर सहन कर सकते हैं, कम टेम्परेचर पर रह सकते हैं, पर अगर प्रशीतन में बढ़ सकते हैं, कम तापमान भी सह लेंगे और प्रशीतन में बढ़ भी जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में है थर्मोड्यूरिक, सेकेंड ऑप्शन है साइकोट्रैफिक, थर्ड ऑप्शन है मेसोफिलिक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका थर्मोट्रॉपिक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जो कम तापमान सहन कर सकते हैं और प्रशीतन में बढ़ भी सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, ऐसे कहलाते हैं आपके क्या, साइटोट्रॉपिक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साइकोट्रॉपिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका वे जीव जो कम तापमान सहन कर सकते हैं और प्रशीतन में बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साइकोट्रॉपिक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका संस्थानों में लाइन संगठन के लाभ हैं। तो जो आपके संस्थान है उसमें लाइन संगठन का क्या लाभ होता है, यानी कि क्या एडवांटेज होते हैं आपके लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, किसमें, इंस्टीट्यूट में। ऑप्शन में है धीमे लेकिन स्थिर निर्णय, सेकंड ऑप्शन है त्वरित निर्णय और सीधी जिम्मेदारी, थर्ड ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया और धुंधली समझ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अस्पष्ट समझ और सीधी जिम्मेदारी। तो संस्थान हो, यानी कि संस्थान कौन से होते हैं आपके, इंस्टीट्यूट होते हैं। इसमें जो लाइन संगठन यानी कि लाइन संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवांटेज होते हैं ना, उसमें आपका क्या आ जाएगा, त्वरित निर्णय और सीधे जिम्मेदारी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि त्वरित क्या है, त्वरित निर्णय यानी कि क्विक डिसीजन एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य क्रिया के दौरान गतिकी का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में व्यवहारिक गतिकी, सामाजिक गतिकी, व्यक्तिगत गतिकी या भौतिक गतिकी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामाजिक गतिकी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सामाजिक यानी कि सोसाइटल डायनामिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा अन्य क्रिया के दौरान गतिका का एक महत्वपूर्ण प्रकार नहीं था? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हुआ है, राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, लंबाई की एक अत्यंत छोटी इकाई है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को मापने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा उपयुक्त? माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर है या योक्टो है? तो लंबाई की जो एक अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत छोटी इकाई है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवकों को मापने के काम आती है, वो होती है आपकी नैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नैनोमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक खगोलीय इकाई एयू किलोमीटर लगभग है। तो जो आपके एयू किलोमीटर यानी कि खगोलीय इकाई होती है ना, तो किसके लगभग होती है? खगोलीय इकाई यानी कि एयू का हो जाएगा आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन में आपके 140, 130, 150 एंड 160। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, यानी कि एक आपकी क्या, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 150 किलोमीटर के लगभग होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डैश का सिद्धांत अध्ययन में श्रेणीबद्धता के महत्व पर जोर डालता है। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो अध्ययन में श्रेणीबद्धता के महत्व पर जोर डालेगा? लेब-वाइगोत्स्की है, बेंडूरा है, ब्रूनर है या पियाजे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ब्रूनर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण अध्ययन के प्रकारों से संबंधित नहीं है? अगेन आपसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन में प्रयोग है आपके, सेकंड ऑप्शन है खोज, थर्ड ऑप्शन है आपका समस्या आधारित अध्ययन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नकल। तो कौन सा अन्वेषण यानी कि क्या हो जाएगा? अध्ययन के प्रकारों से संबंधित नहीं यानी कि कौन सी डिस्कवरी ऐसी है, लर्निंग डिस्कवरी ऐसी है जो किससे, जो अध्ययन के प्रकार से संबंधित नहीं है? प्रयोग हो जाएगी आपकी यानी कि एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे, खोज हो जाएगी यानी कि एक्सप्लोरेशन भी हो जाएंगे, आपके समस्या आधारित अध्ययन जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी होता है, नकल नहीं होता है। ठीक है, तो नकल आपके यानी कि इमिटेशन नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वह कारक पहचानिए जो अध्ययन प्रक्रिया में वांछित लक्ष्यों को निर्धारित करता है। तो कौन सा कारक है जो अध्ययन प्रक्रिया में वांछित लक्ष्यों को निर्धारित करेगा? ऑप्शन में समूह प्रभाव, मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर, आर्थिक स्थिति या कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर यानी कि साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा, जो अध्ययन प्रक्रिया को क्या करेगा? वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति को निर्धारित करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकार शारीरिक छवि की विकृति से संबंधित है जो किशोरावस्था में, अर्थात वह अवधि जिसमें कोई व्यक्ति आत्म तदाम से संघर्ष कर रहा होता है और शारीरिक छवि की समस्याओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, दिखाई देता है, यह क्या कहलाता है? आपका द्विध्रुवी विकार यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर कहलाएगा, यह आपका स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म कहेगा, यह आपका क्षुधा अभाव यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाएगा, या सूजन आंतरोग यानी कि कॉलन डिसीज कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार पढ़िए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकार जो शारीरिक छवि आ गया, शारीरिक छवि की विकृति से संबंधित है, जो किसमें मिलता है? जो आपको किशोरावस्था में देखने को मिलता है। यह अवधि जिसमें कोई आत्म तदाम में, ठीक है, क्या हो जाएगा? जिसमें कोई आत्म तदाम से संघर्ष कर रहा होता है और शारीरिक छवि की समस्याओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। तो आपको यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर पकड़ लेना चाहिए कि बात किसकी जा रही है? बात किशोरावस्था की जा रही है और किसकी हो रही है? शारीरिक छवि की बात हो रही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आंसर देख लेते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड यानी कि क्षुधा भाव, जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, जो आपके एडोलसेंस के पर्सन होते हैं ना, वो ना अपनी बॉडी को, अपनी शारीरिक छवि, अपनी फिजिकल को लेकर मतलब बहुत क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होते हैं। उन्हें ये लगता है अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो ऐसा ना हो मैं मोटा हो जाऊं या मोटी हो जाऊं, ऐसा ना हो अगर मैं ना खाऊं तो मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ, मुझे वेट गेन करना चाहिए। और कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैं मतलब, कुछ लोग मतलब नॉर्मल भी होते हैं फिर भी उन्हें ये लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही। तो यही क्या कहलाता है आपका?
यही सब क्या कहलाता है? आपका किशोरावस्था में पाई जाने वाली शारीरिक छवि की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में इसमें क्या होता है कि क्या होता है, मोटे नहीं होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, फिर भी खाना नहीं खाते हैं, डाइट पे रहते हैं, उन्हें लगता है अगर वो खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे या मोटे नहीं हो रहे हैं, तो शीशे में खुद को 10 बार देखते हैं पर वो नॉर्मल होते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं और वो मोटे तो इसलिए खाना खाना वो कम कर देते हैं और वो फिर अंडर वेट या किसके कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो यही क्या हो जाता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कार्य विवरण का परिणाम है, तो कार्य विवरण का परिणाम क्या है? कार्य विश्लेषण है, कार्य विनिर्देशन है, कार्य मूल्यांकन है या आपका कार्य अभिकल्पन है? तो कार्य विवरण होता है आपका, क्या होता है कार्य विवरण? कार्य विवरण आपका होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का परिणाम क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका कार्य विश्लेषण यानी कि जॉब एनालिसिस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि HRM। ठीक है, HRM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन। कार्यों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? अगेन नहीं वाला क्वेश्चन है आपका। चयन संबंधित नहीं है, भर्ती, प्रशिक्षण या लागत नियंत्रण। तो इसमें आपका चयन आ जाएगा, भर्ती आ जाएगा, प्रशिक्षण आ जाएगा, क्या नहीं आएगा आपका? लागत नियंत्रण नहीं आएगा यानी कि कॉस्ट कंट्रोल नहीं आएगा। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे नहीं वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या किसी कर्मचारी को उसकी दक्षता में सुधार करने में सहायक होता है? तो किसी कर्मचारी यानी कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी दक्षता यानी कि उसकी एफिशिएंसी को क्या करना है? इंप्रूव करना है। तो उसके लिए क्या हेल्पफुल रहेगा? ऑप्शन है पदोन्नति है जिसको हम क्या कहते हैं प्रमोशन, प्रशिक्षण है, विकास है या स्थानांतरण है। तो अगर किसी कर्मचारी में हम क्या करना है? उसकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी को हमको डेवलप करना है, उसको सुधारना है। तो क्या करेंगे? स्थानांतरण से काम बनेगा नहीं हमारा। क्यों? ट्रांसफर कर देंगे, इससे हमारी क्या होता है स्किल्स उतर जाएगी, ये नहीं होगा। डेवलपमेंट भी नहीं होगा। पदोन्नति यानी कि उसका हम प्रमोशन और कर दें और उसे प्रमोशन कर दिया जाए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी। उसे क्या दी जाएगी? कर्मचारी को उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए यानी कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी क्या होगा? उसकी दक्षता में सुधार होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ऊण कर्तन यानी कि शेयरिंग निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया है? तो शेयरिंग किस पे की जाती है? भेड़ से ऊन निकालने के लिए, रेशम के रंजन के लिए, किसके लिए? रेशम के रंजन के लिए, कपास की कृषि के लिए, क्या कपास की कृषि के लिए या रेशम कीट पालन के लिए? तो इसमें राइट आंसर बताना है कि आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किसकी की जा रही है? बात शेयरिंग की जा रही है। तो शेयरिंग का प्रोसेस किया जाता है भेड़ से ऊन निकालने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका अलग अलग तीव्रताओं में सभी संभावित वर्ण यानी कि ह्यू, टिंट और शेड क्या दर्शाता है? क्या आपका ह्यू हो गया, टिंट हो गया, शेड हो गया, ये क्या दर्शाएगा? वैल्यू कार्ड बताएगा, फाइबर कार्ड समझाएगा, दर्शाएगा, या क्रोमा कार्ड या पेंटोन शेड कार्ड? तो जो आपका ह्यू होता है, टिंट होता है, शेड होता है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका पेंटोन शेडो कार्ड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक चीज आप लोग और देख लीजिए, जो ह्यू होता है ना, ह्यू होता है आपका कलर का नेम। कलर नेम क्या होता है? जैसे आप सबके नाम है ना, तो आप सबके जो नाम है जैसे, तो वो क्या हो जाएगा आपके? क्या हो जाएगा? ह्यू हो जाएगा। टिंट होता है अगर किसी कलर में आप व्हाइट कलर मिक्स कर देते तो वो उसका टिंट कहलाता है। जैसे आपका रेड कलर हो गया, तो रेड कलर का आपका टिंट क्या हो गया? व्हाइट मिक्स कर दिया, आपका पिंक बन गया। इसी तरह शेड क्या होता है? अगर किसी कलर में आप ब्लैक कलर मिक्स करते हो तो वो उसका शेड कलर। जैसे रेड कलर आपका, हमने क्या कर लिया? रेड कलर ले लिया। अगर हम इसमें व्हाइट मिक्स करेंगे तो ये पिंक बन जाएगा, ये इसका टिंट हो गया। अगर हम इसको ब्लैक कलर मिक्स करेंगे तो ये आपका महरून बन जाएगा, ये इसका शेड कलर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपसे रॉन्ग ऑप्शन पूछा हुआ है कि कौन सा आपका गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन में है जाइलम जड़ों से तनों और पत्तियों तक जल और खनिजों के लिए एक संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है।
सेकंड ऑप्शन है आपका फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक जल और खनिजों के लिए एक संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन है फ्लोएम सामान्यतः पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन सामग्रियों का परिवहन करता है। या अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस प्राथमिक पादप काय की सबसे बाहरी परत होती है। इसमें आपका जो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक जल और खनिजों के लिए एक संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है। ये ऑप्शन आपके गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका न्याय का सिद्धांत दिया था, तो न्याय का सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि आपकी थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा दी गई थी। कौन सी थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा दी गई है। रेने डेकार्ट के द्वारा दी गई है, थॉमस एक्सिनॉस के द्वारा दी गई है, जॉन रॉल्स के द्वारा दी गई है, या फिर जॉन लॉक के द्वारा दी गई है। तो आपके थ्योरी ऑफ जो जस्टिस है ना, यानी कि न्याय का सिद्धांत, ये दिया आपके जॉन रॉल्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो आज की मैराथन क्लास आपकी यहीं एंड होती है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, ये जो क्वेश्चन रेडी किए गए थे ना, ये क्वेश्चन रेडी किए गए थे आपके डीएसएसबी एग्जाम पैटर्न पे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, कितने आपके रॉन्ग हुए। ठीक है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसने भी आपके डीएसएसबी की प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हों वो इन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी मैराथन क्लास भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप दोनों चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा अपने। ठीक है, थैंक यू।